आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। क्या सियासत और विरासत की लड़ाई खानदानी रिश्तों के बीच दीवार खड़ी कर देती है। ऐसी दीवार जो दशकों के बाद भी गिरती नहीं और मजबूत होती जाती है। देश के सबसे बड़े खानदान की 2 बहुओं और 4 भाइयों की विरासत की ये लड़ाई सुर्खियों में है। इसे इत्तेफाक कहें या फिर सियासी मिजाज है। ऐसी दीवार जो दशकों के बाद भी गिरती नहीं और मजबूत होती जाती है। देश के सबसे बड़े खानदान की 2 बहुओं और 4 भाइयों की विरासत की ये लड़ाई सुर्खियों में है। इसे इत्तेफाक कहें या फिर सियासी मिजाज। एक ही दिन 3 खानदान की पूरी लड़ाई सामने आ गई है। इसमें 2 खानदान तो खालिस सियासी हैं और एक सियासत में दखल रखता है। सबसे पहले देश की 2 बहुओं की 34 साल पुरानी अदावत की कहानी देखिए, जो 34 साल बाद फिर से खुलकर सामने आई है। बीच में आई 2 बहुरानियों की जंग। सोनिया मेनका के चलते नहीं टूटी 2 पीढ़ियों की नफरत की दीवार। क्या हो गया होगा कि लोगों ने उसे कहा होगा कि अमेठी में कुछ काम हुआ और उसने कह दिया होगा कि हाँ, जो भी हुआ सो अच्छा हुआ। और जो उन्होंने कहा वो शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं अमेठी गई हूँ और वहाँ सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेनका गांधी के इस बयान में 34 सालों से गांधी नेहरू खानदान के बीच चल रही उस सियासी वजूद की लड़ाई की गूंज सुनाई दे रही है, जो वक्त दर वक्त कभी तेज हुई, कभी धीमी पड़ी, लेकिन रिश्तों पर जमी बर्फ की दीवार नहीं तरकी। 24 घंटे पहले गांधी खानदान के 2 भाइयों के बीच सियासी जुबान की मिठास से अटकलें तेज हुई थी। अमेठी के बहाने दोनों के सुर एक दूसरे से मिले थे। छोटे भाई वरुण ने पहल की, बड़े भैया राहुल की तारीफ की। जैसे कि हम लोग ये सोचें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे राहुल जी ने अमेठी में सफलतापूर्वक। छोटे भाई की तारीफों को राहुल ने तहे दिल से कबूल भी किया। राहुल के जुबान पर सालों बाद वरुण का नाम आया था। जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही 2 भाइयों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई मेनका, और कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई। मैंने वरुण से आज सुबह बात की थी जब मैंने अखबारों में पढ़ा, और जो उन्होंने कहा वो शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं अमेठी गई हूँ और वहाँ सचमुच में जिस लायक काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मैंने वरुण को भी बोला है कि जब तक कोई चीज अपने आप ना देखे तब तक बोले ना। लेकिन मेनका के इस बयान ने एक बार फिर से 34 साल पुरानी नेहरू गांधी खानदान की रंजिश की कहानी को ताजा कर दिया है। देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की 2 बहुएं, सोनिया और मेनका, एक ही खानदान में होते हुए भी आज नदी का 2 किनारा हैं, जो एक ही नदी का हिस्सा हैं, लेकिन कभी मिलते नहीं। सियासी खानदान की रंजिश 3 दशक पुरानी है, जहां एक तरफ राजीव सोनिया है तो दूसरी तरफ संजय मेनका और बीच में खड़ी इंदिरा। इसकी शुरुआत संजय की 1974 में हुई शादी से। घर में 2 बहुओं के बीच की लड़ाई। संजय और राजीव के बीच रिश्ते खट्टे मीठे थे, लेकिन सोनिया मेनका के बीच रिश्ता बर्फ की तरह ठंडा था। फिर भी परिवार एकजुट था, लेकिन रोजाना के घरेलू टेंशन ने तब सियासी बवंडर खड़ा कर दिया जब 23 जून 1980 को संजय की हादसे में मौत हुई। कुछ दिन ही बीते थे कि मेनका और इंदिरा गांधी में झगड़े शुरू हो गए। विवाद संजय की विरासत को आगे कौन लेकर जाएगा, इस बात पर था। साल 1984 में अमेठी में राजीव गांधी के मुकाबले मेनका अपने पति संजय के सियासी जमीन से अपने जेठ को चुनौती देने मैदान में उतरी, लेकिन मेनका को राजीव ने शिकस्त दी। संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी ने पति के भरोसेमंद दोस्तों के साथ एक गुट बना लिया। इसी के साथ एक रात इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण को पार्टी विरोधी गतिविधियों का इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद मेनका और वरुण का गांधी नेहरू परिवार से नाता टूटा, वो आज तक नहीं जुड़ पाया है। पिछले 34 साल के दौरान सोनिया और मेनका का आमना सामना हो भी जाए तो भी दुआ सलाम तो छोड़िए, दोनों एक दूसरे से आंखें भी नहीं मिलाती। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों का आमना सामना हुआ
पोलिंग बूथ पर, लेकिन न तो सोनिया ने मेनका की तरफ देखा और न ही मेनका ने सोनिया की तरफ। एनडीए की सरकार में नेहरू आवास तीन मूर्ति भवन को लेकर सोनिया और मेनका के बीच विवाद की खबरें भी सुर्खियां बनी। नवंबर 2001 में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के बिल्डिंग के उद्घाटन को लेकर भी सोनिया और मेनका के बीच मनमुटाव हुआ। अरसे बाद खानदान के दो नौजवानों ने पहल की थी, लेकिन सोनिया और मेनका के बीच की दीवार आड़े आ गई। सवाल है कि गांधी नेहरू परिवार के बीच की ये दीवार कब गिरेगी। पीलीभीत से नसीम अख्तर और रायबरेली से मिथिलेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने देखा कैसे गांधी नेहरू खानदान की नई पीढ़ी के दो भाइयों के बीच में नफरत की दीवार टूटते टूटते रह गई, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में दखल रखने वाले और बाल ठाकरे की विरासत का दावा करने वाले दो भाइयों के बीच भी जंग छिड़ी हुई है और विरासत की इसी जंग ने दोनों भाइयों के बीच खड़ी कर दी है नफरत की दीवार, जिसकी एक तरफ है उद्धव तो दूसरी तरफ है राज ठाकरे। कई बार लगा ये दीवार टूट जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी परिवार के दो भाइयों उद्धव और राज ठाकरे के बीच नफरत की दीवार कितनी मजबूत होती जा रही है। इतनी मजबूत कि उनकी सेनाएं एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हैं। देखिए ये दूसरी तस्वीर, कैसे मुंबई में बीच सड़क पर इस महिला को पीटा गया। 20 मिनट तक दक्षिण मुंबई के कलेक्ट्रेरिएट के सामने महाभारत छिड़ा रहा। पत्थर, डंडा, बोतल सब चले। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। हंगामा तब हुआ जब शिवसेना के राहुल शिवाले और एमएनएस के आदित्य शिरोडकर नामांकन करने पहुंचे थे। सवाल ये है कि नामांकन में ये हाल है तो मैदान में क्या होगा। उद्धव और राज के बीच तल्खी के हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि दोनों के समर्थक एक दूसरे का खून बहाने पर आमादा हैं। दक्षिण मुंबई में हुई इस घटना के बाद से ठाकरे भाइयों के बीच खिंची नफरत की दीवार टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। लेकिन क्यों? कई वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह विरासत की सियासत है। राज और उद्धव की लड़ाई बाल ठाकरे की 68 साल पुरानी राजनीति के स्वयंभू उत्तराधिकार को लेकर है। इस वक्त लड़ाई तीखी इसलिए दिख रही है क्योंकि इसी वक्त खानदान के वोट बैंक का हिसाब होना है। दोनों के वोट बैंक करीब करीब एक हैं। आग में घी का काम राज को पटाने की बीजेपी की कोशिश ने किया। इससे उद्धव खेमे में हड़कंप मच गया और रणनीति के तहत उद्धव ने राज पर सीधा सीधा हमला बोल दिया, वो भी बाला साहब ठाकरे को बीच में लाकर। देखिए उद्धव ने अपने छोटे भाई राज के लिए क्या कहा। गली में दादागिरी और दिल्ली में लाचारी करने वाले नेताओं को अब हमेशा के लिए घर बैठाओ। महाराष्ट्र में मॉडर्न औरंगजेब के झांसे में ना आए। मैं पीठ पर कभी वार नहीं करता। जानकार कहते हैं कि उद्धव की नजर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह बड़े अजीब तरीके से बीजेपी ने राज को साथ लाने की कोशिश की, उससे शिवसेना के लिए करो मरो वाले हालात हैं। उद्धव ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे को बीच में लाया और ये कह दिया कि राज ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा। अब बारी राज ठाकरे की थी, जिन्हें लगता है कि बाल ठाकरे के सही उत्तराधिकारी वही हैं जिन्होंने बाल ठाकरे को ही बीच में लाया और ऐसी बात कह दी जिससे पूरा ठाकरे परिवार हिल गया। सुनिए राज ने क्या कहा। माने बाळासाहेब कोमामध्ये जाईपर्यंत रोज जे मी सूप माठवत असे तेवढंच ते सूप शेवटपर्यंत घेत होते। राज ने न सिर्फ ठाकरे परिवार को हिलाकर रख देने वाला बयान दिया, बल्कि उन्होंने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी। डोंबिवली में पूरी ताकत से उन्होंने अपने भाई उद्धव पर हमला बोला, उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। जे मी सूप पाठवत असे तेवढंच ते सूप शेवटपर्यंत घेत होते। सवाल ये कि क्या सचमुच बाल ठाकरे को उनके आखिरी दिनों में खाना नहीं मिलता था? अस्पताल में उनके रख रखाव के पूरे इंतजाम नहीं थे?
क्या सचमुच राज बाला साहब के लिए चिकन सूप भेजा करते थे या ये सब सिर्फ सियासी बयानबाजी है? कि राज्य में जो तरह से चर्चा चल रही है कि मेरे चाचा को मैंने वड़ा खिलाया और मैंने उनको चिकन सूप खिलाया, तो देश की जनता के जो प्रश्न है वो चिकन सूप खिलाकर दूर होने वाले हैं। ये ऐसा चित्र जा रहा है, बहुत ही मैं समझता हूं अफसोसजनक है। राज के बयान पर उद्धव खामोश हैं, लेकिन राज इतने पर ही नहीं रुके, वो बोलते चले गए। उन्होंने पूछा, जब उद्धव हॉस्पिटल में भर्ती थे तब बाला साहब ने फोन करके मुझे ही क्यों बुलाया? राज जो कह रहे हैं उसकी कड़ी मिलाने पर कई सबूत भी मिल जाते हैं। देखिए ये तस्वीर, जब उद्धव ठाकरे मुंबई में अस्पताल से निकले तो राज उन्हें ड्राइव कर घर तक छोड़ने गए थे। सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ भी था तो इन पारिवारिक बातों को खुलेआम पब्लिक फोरम में लाने का क्या मतलब है? मुंबई से मनीष अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राज उद्धव के बीच में शायद पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया जब बाल ठाकरे को लेकर कीचड़ उछाला जाए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब राज ने परिवार की निहायत ही निजी बातों को सड़कों पर उछाल दिया। वैसे अगर आप देखें तो बाला साहब की विरासत को लेकर इन दोनों भाइयों के बीच लंबे वक्त से तल्खी चली आ रही है। ताज्जुब तब होता है जब इसमें नमक हराम, पीठ में छुरा घोंपने वाला, क्लर्क और जानवर जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। ये पहला मौका नहीं जब राज और उद्धव ने एक दूसरे पर इस तरह से आक्रमण बोला हो। आपको एक एक कर दिखाते हैं कि राज और उद्धव के बीच नफरत की दीवार कितनी मजबूत होती जा रही है। कुछ लोग गली में दादागिरी और दिल्ली में लाचारी वाले नेता हैं। महाराष्ट्र को मॉडर्न औरंगजेब की जरूरत नहीं। मैं पीठ पर कभी वार नहीं करता। मैं पीठ में छुरा घोंपने वाला नहीं। उद्धव ने हमेशा मुझे बाला साहब से अलग करने की कोशिश की, लेकिन आखिरी दिनों में भी मैं बाला साहब का करीबी रहा। उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा जताया। उद्धव के बीमार होने पर भी मुझे ही बुलाया। एमएनएस की ताकत खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र की जनता का वोट विभाजित नहीं होगा। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के लिए एक मुश्त वोट पड़ेंगे। बाला साहब आखिरी दिनों में भी यही चाहते थे। जीवन के आखिरी दिनों में बाला साहब से मिलने गया, देखा नाजुक हालत में बड़े खा रहे हैं। पूछा ऐसा क्यों? बाला साहब ने कहा यही मिलता है इसलिए खा रहे हैं। खड्डे दाखवा, फोटो काढून पाठवा, असं काहीतरी करून पाठवलंय। मला असं वाटतं बाहेरच्या राज्यांमध्ये जाऊन जनावरांचे फोटो काढण्यापेक्षा इकडे येऊन खड्ड्यांचे फोटो जर सुद्धा काढले तर मला असं वाटतं की एक फोटोग्राफीचा शौकही पूर्ण होईल आणि आपण करून ठेवलेली मुंबई शहराची माती आणि त्यातले खड्डे हेही कळून चुकेल। उन्होंने खास कर कहा है कि दूसरे राज्य में जाकर जानवरों की मैं फोटोग्राफी करता हूं। मैंने मेरे उत्तर में यही कहा है कि ये जो जानवर था मेरे घर में ही पला बसा बड़ा हो गया, मेरी समझ भी नहीं आया। लेकिन इससे बेहतर वो है जहां पे रहते हैं, जहां पे नमक खाते हैं, वहां नमक हरामी नहीं करते। ऐसे जो जंगल में रहने वाले जानवर है उनमें जितनी इंसानियत है इतनी इंसानियत शायद। नवंबर 2005 राज ने उद्धव की तुलना क्लर्क से की। नवंबर 2005 उद्धव का जवाब, राज को बोलने की बीमारी। मई 2009 उद्धव ने राज को नमक हराम कहा। अक्टूबर 2009 उद्धव ने कहा राज ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के एजेंट। अब आप देखिए किस तरह से बाला साहब की विरासत पर दोनों का दावा है। इनमें कौन आगे वो देखिए। बाल ठाकरे जीते जी शिव सैनिकों को उद्धव का आदेश पालन करने का संकल्प दिलवा गए। राज ठाकरे शिवसेना में उद्धव की एंट्री से पहले से सक्रिय युवा शाखा का गठन किया। शिवसेना में सड़क की राजनीति में उद्धव की एंट्री देर से। राज ने हमेशा सड़क पर राजनीति की, इस बहाने उत्तराधिकार का दावा। बाला साहब के बेटे हैं उद्धव। राज का बाल ठाकरे से खून का रिश्ता है, लेकिन बाला साहब के भतीजे हैं। उद्धव राज के मुकाबले उम्र में बड़े हैं। राज ने उम्र नहीं अनुभव की वरिष्ठता का दावा किया।
उद्धव धीर गंभीर, राज हमेशा से उग्र और प्रतिक्रियावादी। उद्धव की ताकत 66 साल पुराना शिवसेना का नेटवर्क, राज की पार्टी 8 साल पुरानी, महाराष्ट्र में कई जगहों पर वजूद नहीं। इतने सारे अलगाव के बीच नफरत की दीवार कैसे टूटती, लेकिन इसे गांधीनगर में बैठकर रिमोट कंट्रोल से तोड़ने की कोशिश की गई। रिमोट कंट्रोल थामे बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास नहीं था कि ठाकरे भाइयों का खून पानी से गाढ़ा नहीं। इसलिए अजीब समझौते को दोनों भाइयों में से किसी ने मानने से इनकार कर दिया। मोदी को इतनी कामयाबी जरूर मिली, बात का एहसास नहीं था कि ठाकरे भाइयों का खून पानी से गाढ़ा नहीं। इसलिए अजीब समझौते को दोनों भाइयों में से किसी ने मानने से इनकार कर दिया। मोदी को इतनी कामयाबी जरूर मिली कि उनके नाम पर दोनों एक मत हैं, खुद एकजुट होने पर अलग। इन सबके अलावा और किसके बीच है सियासत और नफरत की ये दीवार, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। के बूते सत्ता के करीब रहने की इसी जंग में एक नई कहानी दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली के बुखारी खानदान के बीच भी दीवार खड़ी हो गई है, जिसमें एक तरफ है दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी, तो दूसरी तरफ है इनके सगे भाई यहया बुखारी। यहया और अहमद के बीच में ये रंजिश भले ही बरसों पुरानी रही हो, लेकिन सोनिया गांधी से इमाम बुखारी की मुलाकात ने इस लड़ाई में दोनों भाइयों के बीच की दीवार दुनिया को दिखा दी है। 34 साल पहले बड़े बुखारी से मिली थी इंदिरा। 34 साल बाद छोटे बुखारी से मिली है सोनिया। मुलाकात के नाम पर बुखारी खानदान में बगावत। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम के सोनिया से मुलाकात पर बुखारी खानदान के दो भाइयों के बीच दीवार खड़ी हो गई है। दीवार की एक तरफ है दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी, तो दूसरी तरफ है उनके ही भाई यहया बुखारी। भाई ने भाई के खिलाफ सीधे सीधे बगावत की आवाज बुलंद कर दी है। नहीं, मैं तो पूरा उसके खिलाफ हूं, उस मीटिंग के खिलाफ हूं, उस फैसले के खिलाफ हूं। शाही इमाम अहमद बुखारी ने जिस कांग्रेस पार्टी की सबसे कद्दावर नेता से मुलाकात की है, भाई यहया बुखारी उसी कांग्रेस को बीजेपी से भी खतरनाक करार दे रहे हैं। कहते हैं कांग्रेस में इजराइल के एजेंट मौजूद हैं। इस पार्टी में एक शख्स ऐसा है जो इजराइल का एजेंट है, इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है। सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन जाने नफरत की दीवार कब टूटेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।